नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में यूपी चुनाव को एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए महत्वपूर्ण बताया। जब उनसे इस चुनाव के 2024 के चुनाव से लिंक करने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। चूंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, इसलिए 2024 में सत्ता में लौटने के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सत्ता में होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाना चाहता है तो वो उत्तर प्रदेश के जनादेश के बिना नहीं हो सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में अमित शाह से जब सवाल पूछा गया कि कुछ विधायक सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच की खाई की बात करते हैं तो उन्होंने कहा यह बिल्कुल स्वाभाविक है। हमारी पार्टी अलोकतांत्रिक नहीं है और हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी भी है। चुनाव शुरू होते ही सब अनुशासन के दायरे में आ गए हैं। वहीं पार्टी संगठन और सरकार के बीच डिस्कनेक्ट होने को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ये सब भ्रम है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई छोटी सी दिक्कत है तो हम बैठकर उसको सुलझा लेंगे। इंटरव्यू के दौरान अमित शाह से जब जाति जनगणना को लेकर सवाल पूछा गया कि केंद्र राज्य में इसको लेकर तनाव है तो उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर अब तक कोई जनगणना नहीं हुई है। इतने सारे जाति समूह हैं, आप एक व्यक्ति की जाति कैसे निर्धारित करते हैं? क्या निर्णय लेने का कोई तरीका है? लगभग 80,000 जाति समूह हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। हम जनगणना कैसे कर सकते हैं? उदाहरण के लिए पुरुषोत्तम रूपाला पटेल हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं लिखते हैं। उनका नाम उनके गांव से जुड़ा हुआ है। बादल, ढींढसा, ये सभी नाम उनके गांव से आते हैं। कौन प्रमाणित करेगा कि कौन किस जाति का है? हर कोई कुछ ना कुछ दावा करेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई रास्ता है तो उन्होंने कहा कि कोई तरीका निकालना होगा। इंटरव्यू के दौरान जब अमित शाह से पूछा गया कि कुछ लोग योगी आदित्यनाथ को भविष्य के प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के रूप में देखते हैं तो इस पर अमित शाह ने कहा कि स्वाभाविक रूप से इतने सालों के बाद उनके अधीन इतना काम हुआ है। यूपी को 30 मेडिकल कॉलेज मिले। हम ये देखेंगे कि हर जिले में एक है। राज्य में 2 एम्स हैं, जबकि जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए एक शोध केंद्र भी बनाया गया है। भाजपा सरकार ने 10 नए विश्वविद्यालय बनाए, 77 नए कॉलेज खोले। हमारी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में 1.4 लाख कॉलेजों का पुनर्निर्माण और पुनर्विकास भी किया। बता दें, इसको लेकर काफ़ी अटकलें लगती रही हैं कि योगी आदित्यनाथ की पीएम बनने की महत्वाकांक्षा के कारण बीजेपी में भीतरी तौर पर मतभेद है। चुनाव से पहले पार्टी के शीर्ष संगठन और योगी के बीच मतभेदों की खबरें भी आई थीं, जो अभी भी जारी हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को छठे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। उत्तर प्रदेश में आखिरी 2 चरणों के चुनाव के लिए बीजेपी, सपा, बीएसपी, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें 11 सीटें आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 292 सीटों पर मतदान हो चुका है और 111 सीटों पर होना बाकी है। पश्चिम से शुरू हुआ चुनाव अवध, बुंदेलखंड से होता हुआ पूर्वांचल तक पहुंच चुका है। अब तक के चरणों में बीजेपी और सपा गठबंधन के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज आदि इलाकों में चुनावी जनसभाएं करेंगे, जबकि सपा के प्रमुख अखिलेश यादव बलिया और गोरखपुर में कई जगहों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में कई जगहों पर डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की ऑटोबायोग्राफी के विमोचन के मौके पर ऐसी उम्मीद थी कि विपक्षी पार्टियों के बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जबकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बनने वाले एंटी बीजेपी फ्रंट के लिए इन दलों के नेताओं की एकजुटता का सवाल सियासी गलियारों में उठता रहा है। हालांकि इस कार्यक्रम में केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मौजूद रहे। स्टालिन के जीवन पर लिखी गई इस किताब का शीर्षक वन अमंग यू है। हमले के छठे दिन रूस की सेना भारी संख्या में टैंकों के साथ कीव की ओर बढ़ रही है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि कीव से करीब 27 किलोमीटर दूर एंटोनोव हवाई अड्डे के पास सैन्य टुकड़ियां हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों को जारी करने वाली कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजी ने कहा है ये काफिला करीब 64 किलोमीटर लंबा है और इसमें सैकड़ों बख्तरबंद वाहन, टैंक, तोपें हैं। वहीं कीव शहर में रेड अलर्ट के सायरन लगातार बज रहे हैं। भारत ने यूक्रेन की राजधानी कीव में फंसे भारतीयों को तुरंत कीव से निकालने को कहा। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर कहा है जो भी साधन उपलब्ध हों उससे वो वहां से निकलें।
दूतावास ने कहा कि छात्रों समेत सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो आज तुरंत कीव छोड़ दें। अगर ट्रेन उपलब्ध हो तो ट्रेन से, अन्यथा किसी भी अन्य माध्यम से। बता दें, रूस की सेना लगातार कीव की ओर बढ़ रही है और शहर पर कब्जा कर सकती है। रूस के तेज होते हमलों के बीच भारत के सामने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने की चुनौती और बढ़ गई है। इस बीच समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस अभियान में भारतीय वायुसेना को शामिल किया जा सकता है। समाचार एजेंसी के मुताबिक भारतीय वायुसेना के इस अभियान में जुड़ने से ज़्यादा लोगों को कम समय में भारत लाया जा सकेगा। इसके साथ ही मानवीय सहायता पहुंचाने में भी आसानी होगी। ANI के मुताबिक भारतीय वायुसेना संभवतः आज से अपने C-17 विमान को ऑपरेशन गंगा में शामिल कर सकती है। यूक्रेन से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की सेना ने दक्षिण यूक्रेन के खेरसोन शहर को चारों ओर से घेर लिया है। शहर के मेयर ने फेसबुक के जरिए कहा कि रूस की सेना शहर में प्रवेश करने वाले इलाकों में चेक पॉइंट्स लगा रही है। उन्होंने ये भी लिखा कि खेरसोन यूक्रेन के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। BBC के मुताबिक खेरसोन स्थित पत्रकार एलेना परीना ने यूक्रेन की सरकारी मीडिया यूक्रेन 24 को बताया कि दरअसल ये शहर पूरी तरह घिर चुका है और हर तरफ रूस के सैनिक और उपकरण दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। यूक्रेन ने कहा है कि रूस के हमले में अभी तक उसके 352 नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसमें 14 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन ने कहा कि रूस ने उसके दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में कई इमारतों पर हमला किया है। इसमें 11 आम नागरिकों की मौत हो गई। वहीं सैटेलाइट इमेजनरी कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजी ने कहा कि पहले रूसी सैनिकों का हथियारबंद काफिला यूक्रेन की ओर 27 किलोमीटर लंबा था, जो अब 60 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया है। कीव और खार्किव के बीच स्थित यूक्रेन के शहर ओखिरका में रूसी सेना के हमले में यूक्रेन के 70 सैनिक मारे गए हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। समाचार एजेंसी AP के मुताबिक रूसी सेना ने इस शहर में यूक्रेन आर्मी के बेस को निशाना बनाया। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से गुहार लगाई है ताकि रूसी सेना के हमलों को जल्द से जल्द रोका जा सके। युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल बेलारूस के बॉर्डर पर मिला। इस वार्ता के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने CNBC को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उनका देश आत्मसमर्पण नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार है, लेकिन हम ना तो सरेंडर करेंगे और ना ही उनकी शर्तों के सामने झुकेंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री का ये कहना तब आया जब सोमवार को बेलारूस में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल मिले। कुलेबा ने कहा कि उन्हें नहीं पता है कि वार्ता कब तक चलेगी। उन्होंने कहा कि इस जंग में जीत यूक्रेन की ही होगी। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि आपस में उलझ गए। यूक्रेन के प्रतिनिधि ने एक रूसी सैनिक के मोबाइल का स्क्रीनशॉट दिखाकर बोला कि ये बातचीत रूसी सैनिक जो मारा जा चुका है वो अपनी मां से कर रहा था। उसकी मां पूछ रही है कि तुम कहाँ हो, क्या ट्रेनिंग में हो? सैनिक बताता है कि वो यूक्रेन में बमबारी कर रहा है। यूक्रेन के प्रतिनिधि ने कहा, ये पुतिन का कौन सा पागलपन है? अगर उन्हें खुदकुशी करनी है तो उसके लिए न्यूक्लियर बम की जरूरत नहीं, वो वही कर सकते हैं जो 1945 में बर्लिन के बंकर में हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन नहीं बचेगा तो संयुक्त राष्ट्र भी नहीं बचेगा। वहीं रूसी राजदूत वैसिली नेबेंजिनिया ने आरोप लगाया कि शत्रुता की शुरुआत रूस ने नहीं, यूक्रेन ने की। रूसी राजदूत ने कहा कि यूक्रेन ने इस संकट की शुरुआत की और उसने 2015 के मिन्स्क समझौते का पालन नहीं किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।